मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ककरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में दोबारा अपना एहतजाज शुरू कर दिया है और इस मरतबा का एहतजाज पहले जैसा नहीं रहा कि चंद घंटों के लिए जंतर मंतर पर आए, नारा लगाया, एहतजाज किया और घर वापस चले गए, बल्कि अब कंटिन्यू ककरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना शुरू कर दिया है। ककरोच जनता पार्टी ने 6 जून को अपना पहला एहतजाज किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर। उसके बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा। उसके बाद 20 जून को दोबारा ये जंतर मंतर पर आए, प्रोटेस्ट किया, यही मुतालबा किया और कहा अगर आज उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तब ये धरना ख़त्म नहीं होगा बल्कि कंटिन्यू जारी रहेगा। और यही हुआ। शनिचर के दिन की पुलिस ने परमिशन दी थी और शाम के 7 बज गए, 5 बज गए, वो लोग वहाँ से नहीं हटे बल्कि कंटिन्यू धरना पर बैठ गए। एहतजाज उन्होंने जारी रखा। रात के 9 बजे, 10 बजे पुलिस ने लगातार आकर वहाँ पर ऐलान किया, मुतालबा किया और कहा आपकी परमिशन ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद आपको अलाउ नहीं है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की, एहतजाज करने की, इसलिए आपको ये जगह खाली करनी होगी। लेकिन ककरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने वहाँ पर बैठने का ऐलान कर दिया, खाली करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने लाइट ऑफ कर दिया, उसके बावजूद वो लोग वहाँ पर बैठे रहे। बाद में पुलिस ने फिर लाइट को ऑन किया। अब पुलिस ने पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। उधर अभिजीत दिपके का कहना है कि अब ये धरना कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं आ जाता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर रात में फूड भी पहुँचने नहीं दिया गया था और जब पुलिस ने फूड को वहाँ पर जाने नहीं दिया तो अभिजीत दिपके ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि महात्मा गांधी ने भी भूख हड़ताल की थी, हम भी भूख हड़ताल करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जंतर मंतर पर ककरोच जनता पार्टी और जो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, वो थाली बजाकर, ताली बजाकर जवाब दे रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को और कह रहे हैं अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिला टाइम्स की टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने जायज़ा लिया है, बातचीत की है और क्या कुछ कल हुआ, क्या कुछ आज वहां पर चल रहा है, ये सब कुछ आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आदित्य है। कहाँ से आए आप? मैं आगरा से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ 2022 से, लेकिन उससे पहले मैं 2019 में इंडियन नेवी में सरकारी जो फौजी होता है नौसेना का, मैं वो था। लेकिन 2022 में मैं बेरोजगार हो गया। 3 साल जॉब क्या सर्विस की, देश को सेवा दी। उसके बाद 3 साल के बाद हमें निकाल दिया गया। ये भी मेरे साथ ही था। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। ये जो 3 साल की आपकी जॉब लगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं था। पहली बार बताना चाहूँगा, ये अजय कुमार है, इनके माँ बाप नहीं है और ये चाचा चाची के साथ रहते हैं। इन्होंने जॉब लगाई थी अपनी मेहनत करके और इनको बोल दिया गया कि तुम्हारे 2 नंबर कमाए हैं इसलिए तुम ट्रेनिंग में फेल हो गए हो और सूटेबल नहीं हो इलेक्ट्रिकल के, और तुमको भगा दिया गया जॉब से। ये हुआ। ये कब? 2022 की बात? 2022 में 22 अप्रैल को हम लोग घर आ गए थे। 200 से ज़्यादा बंदे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। ये इंडियन नेवी की बात है, किसी को नहीं बताया देश में, लेकिन इस प्रोटेस्ट के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि यार लोग समझे इस चीज़ को कि हमारी भी फैमिली है। अगर आपको लगता है कि हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सूटेबल नहीं थे तो आप हमें मैकेनिकल डाल सकते थे, डिमोट कर सकते थे। प्रमोट नहीं हो रहा है बंदा तो डिमोट हो जाता ना। अगर कोई दरोगा हो गया, किसी टेस्ट में फेल होता है तो उसको वो कांस्टेबल बना दिया जाता है ना, डिमोट कर दिया जाता है ना। कि अगर बंदा कोई गलती करता है तो डिमोट किया जाता है ना, कांस्टेबल बना दिया जाता है, प्रमोशन नहीं होगा दरोगा का। लेकिन हमको घर भेज दिया गया था। और धर्मेंद्र प्रधान जी, आप गलती पे गलती करते जा रहे हो। 90 पेपर लीक हो चुके हैं आपके कार्यकाल में और आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो। आपका क्या नाम है? राहुल। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। किस लिए आए आप यहाँ? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि ये अभी मीनिंगफुल क्वेश्चन हम लोग सरकार से पूछ रहे हैं तो हमें और इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 साल में ये हुआ है ना कि जनता सवाल पूछना बंद कर दी है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आजकल नेशनलिज्म का डिफिनेशन चेंज कर दिया गया है। सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल बोल दिया गया है। तो पहले हमें सवाल पूछना चाहिए। मैं यहीं पे इसलिए आया हूँ कि जो ये सवाल पूछा जा रहा है सीजेपी के माध्यम से, ये सही सवाल पूछा जा रहा है और हम जितने लोग जुड़ेंगे ये सवाल और बुलंद होगा और वो ये सवाल उनके कानों तक पहुँचेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, किसी भी मुद्दे पे सरकार जवाब देती नहीं, क्योंकि हम लोग पूछना बंद कर दिए, डरने लगे हैं, सवाल पूछने से भागने लगे हैं।
तो सवाल पूछिए जिसको किसी भी मुद्दे पे, आज स्टार्टिंग से 12 साल में देख लीजिए, किसी भी मुद्दे पे कोई सवाल पूछता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ सवाल पूछने आए हैं और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि मीन्स आप अगर एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, आप अपने एम्प्लॉय से जवाब पूछोगे ना ये काम क्यों नहीं हुआ, तो मालिक हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग चुन रहे हैं ना उनको, तो हम लोग का काम है उनसे सवाल पूछना कि भाई ये काम अच्छा से क्यों नहीं हुआ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एजुकेशन मिनिस्टर से एजुकेशन में जवाब नहीं दे पाते, उनका ट्विटर पे जाके देखिएगा तो एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट नहीं रहता है। सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, निर्मला सीतारमन से पूछेगा तो इकोनॉमी पे वो बोलेंगे कि रुपया गिरना वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल इकोनॉमी का एडवाइजर जो अभी ये बोले, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन इकोनॉमी का एडवाइजर काउंसिल में, कि रुपया गिरना कोई वैल्यू नहीं होता, इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, तो रुपया गिरना। होम मिनिस्ट्री मणिपुर पे जवाब नहीं देती है, होम मिनिस्ट्री से आप पूछेगा तो बोलेंगे कि उससे पूछो, वो दूसरे मंत्रालय का जवाब देता है। कोई अपने मिनिस्ट्री के लोग अकाउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग पूछना बंद कर दिए हैं। फातिमा, कहाँ से आए आप? मैं असम से हूँ, दिल्ली में रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बेसिकली करते क्या आप? यूपीएससी एस्पिरेंट। यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आप यहाँ क्यों आए? जैसे कि देश में कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, नीट, इवन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी हर साल कुछ ना कुछ घोटाला होते हैं। तो हमारी मांग है कि सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी लाया जाए, कि हमें हर बार बस ये सुनने को मिलता है अगली बार नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा। हम कोई अगली बार नहीं चाहते, हम इसी बार सुधार चाहते हैं। मतलब आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि जो अभी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं देश में पेपर सही से नहीं करवा पा रही है? जी, एजुकेशन सिस्टम में मतलब कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम हो, एक एस्पिरेंट रहता है और एक सिस्टम रहता है, दो लोग शामिल रहते हैं। तो जो एस्पिरेंट होते हैं अपना वक्त, अपना मेंटल स्ट्रेस के साथ लड़ के, अपना पैसा दे के, अपना टाइम दे के 4-5 साल तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब इतना अनसर्टेनिटी हो जाते हैं, घोटाला हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। यूपीएससी के पेपर के, अगर प्रीलिम्स के पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, सिलेबस कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं कुछ फिक्स नहीं है। तो जो घोटाला का केस है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो बैकलैश है, उसमें जिम्मेदार तो एस्पिरेंट नहीं हो सकते, वो अपने टाइम दे रहे हैं, अपने पढ़ाई सही से कर रहे हैं, तो एक बचता है सिस्टम, तो आपको सिस्टम जिम्मेदार है इसका। क्या लगता है कि इस तरह से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो इससे सरकार पे कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी? आई थिंक अगर देश के युवा इकट्ठा हो रहे रिगार्डलेस कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, तो देश के युवा की आवाज़ कोई दबा नहीं सकते। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं किया जाए, हमें अपना हक ना मिले, तब तक आई डोंट थिंक हम हार मानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। जेएनयू के छात्र हैं आप, यहाँ क्यों पहुँचे हैं? पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, एनटीए के स्क्रैप करने के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। तो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, अभी 3-4 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, यहाँ पर दिल्ली में भी उनका दूसरा प्रोटेस्ट है। क्या लगता है कि इन प्रोटेस्ट से आज की जो सरकार है उस पर कोई असर पहुँच रहा है? बिल्कुल, ये सरकार तो आंदोलनों से ही डरती है। किसान आंदोलन हुआ, सरकार, किसान आंदोलन कितने साल चला, 2 साल 3 साल, अंततः सरकार झुकी। तो हम भी अंततः लड़ाई लड़ेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई है ये। इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहना चाहिएगा? अच्छी बात है, लोग अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। मैं 1 साल से यहाँ पे प्रोटेस्ट कवर करने आ रहा हूँ। पहली बार कोई मूवमेंट आई है जिसमें कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। पहली बार सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। इतने सारे रेल हादसों के बाद से जिस सरकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी गई, अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं लिया गया, आज उस सरकार से लोग शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इस्तीफा मांगने आए हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो इनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उनका खुद का भविष्य खराब हो जाएगा। और उन्होंने देख भी लिया है सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है। 12 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका मैं कई वीडियो देखा हूँ और आप लगातार इस प्रोटेस्ट को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा प्रोटेस्ट के खिलाफ आवाज़ नहीं है, मेरा आवाज़ है लोगों की आवाज़ है, किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं है, किसी के लिए आवाज़ है मेरी। जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उनको हाईलाइट करने का काम करता हूँ मैं अपने जर्नलिज्म के थ्रू। वीडियो पे आते हो, उसके बाद आप कन्फ्रंट करते हो गोदी मीडिया के या ऐसे यूट्यूबर्स को। सो वो करेज आप में कहाँ से आती है और उसका कितना इम्पैक्ट रहा अभी तक? आप जो रिएक्शंस आए हैं, आई थिंक 25 मिलियन आपका व्यूज़ रहा, उसके बारे में आप बताइए। करेज मेरे ख्याल से बचपन से, तभी मैंने ये काम शुरू किया था। करेज होती है सबके अंदर, थोड़ी थोड़ी करेज होती है। लोगों के जो स्थितियाँ होती हैं, पारिवारिक स्थितियाँ होती है, उसके हिसाब से लोग ढल जाते हैं। पर मेरे अंदर थी और मेरे को तभी मैं आया यहाँ पे। मैं खुद बर्दाश्त के बाहर हुआ मेरा, तभी तो मैंने ये काम करना शुरू करा। नहीं तो मैं पैसे कमा रहा था, अपने इंजॉय कर रहा था लाइफ को। पर मेरे को लगा कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है तो मेरे को करना पड़ेगा कुछ।
पर और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम प्रशांत है, नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से आए हो यहाँ? हाँ हाँ, नामर्दों का प्रदेश मध्य प्रदेश। केवल इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आप आए हो वहाँ से? हाँ बिल्कुल, मैं केवल और केवल इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया हूँ। भाई देखना चाहता था कि भाई आखिर युवा कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश वालों ने तो देखा ही नहीं है भाई युवाओं का प्रोटेस्ट कभी। मध्य प्रदेश में नहीं होता प्रोटेस्ट? हमारे यहाँ तो भाई उनके जमीरी जिंदा ना है, उनमें तो जूते भी मारते रहो, पेपर लीक करते रहो और सालों को गालियाँ भी देते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिछले वाले जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे आप प्रभावित हुए थे, इसलिए आप यहाँ? हाँ हाँ भाई, मैं पहले में नहीं आ पाया था, इसमें आया हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, और मैं प्रभावित ही तभी हुआ जब प्रोटेस्ट हुआ, जब तक ये पार्टी सोशल मीडिया पर थी। अभिजीत दीप के जब तक अमेरिका में था तब तक मैंने ना उसको फॉलो किया था ना कुछ, पर जैसे ही प्रोटेस्ट हुआ मैंने उसको फॉलो किया और दिल्ली भी आया। मतलब आपको लगता है कि सोशल मीडिया से क्रांति नहीं लाई जा सकती है जब तक धरातल पे लोग नहीं उतरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि ये आंदोलन सफल करना इन युवाओं को इसलिए जरूरी है, अगर मान लो ये आंदोलन सफल ना हुआ तो बेटा लोग तुम्हारी तो एस्टेसी हो गई, सरकार को लड़ना नहीं पड़ता भाई तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उन्हें तो घंटा असर नहीं पड़ने वाला। तो भाई युवाओं तुम्हें इज्जत मतलब दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम लोग जिंदा हो। तो क्या लगता है पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे धर्मेंद्र प्रधान पे कोई असर पहुंचा है? अरे उसे कोई असर ना पड़ा अभी तक, तो वो तो अभी भी सो ही रहा है। मतलब सोने से मतलब ये है कि उसे इस प्रोटेस्ट से घंटा असर नहीं पड़ा। धर्मेंद्र अभी मतलब वो इसको चूतियापे में ले रहा है कि ठीक है लौंडे लोग हैं मतलब कर रहे हैं, ऐसा कोई उसे खास असर नहीं पड़ा। अच्छा हाँ, उसको मतलब अभी जिम्मेदारी मतलब ऐसा आई नहीं, फील नहीं आया उसे कि भाई मतलब लग रहा है कि जंतर मंतर तक ही भाई किसान जिस दिन मान लो यही आंदोलन हरियाणा और पंजाब हरियाणा के लोगों पे कोई असर कर रहा होता तो भाई अभी तक तो रगड़ दिया होता, भाई रगड़ के रख दिया होता। प्रेमपाल जी क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली यूपीएससी 2018 से आईएएस था, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया है अभी 6 महीने पहले ही। क्या थे आप? बेरोजगार हूँ। क्या थे आप? मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज से आईएएस था। अच्छा, यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस में आप सिलेक्टेड? 6 साल सर्विस करके रिज़ाइन किया। आपने क्यों रिजाइन दे दिया 6 साल सर्विस करने के लिए? वैसे तो बहुत सारे कारण थे, पर एक कारण ये भी था कि मैं देख पा रहा था कि जब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हो तो आप लॉयल होते हो गवर्नमेंट के, और मैं ये देख पा रहा था कि जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था टूटी हुई है तो वो कैसा नेता चुन के दे रही है। तो जैसे आपने महाभारत देखी है, तो जैसे भीष्म पितामह का जो हाल है ना कि वो लॉयल सर्वेंट हैं चेयर के, और चेयर पे कौन बैठा है? भीष्म पितामह, सॉरी वो धृतराष्ट्र जो अंधा है। वैसा ही हाल है। सच बताऊं तो ये जितने अधिकारी भी बैठे हैं ये भी चाहते हैं छोड़ देना, बट इनकी मजबूरियां फंस चुकी हैं। मेरी फंसी नहीं थी तो मैंने छोड़ दी। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस नौकरी के लिए आदमी पूरी उम्र खर्च कर देता है वो नौकरी से आप रिजाइन दे के यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने आप को आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए? क्या आप अपने आप को इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए? रिस्क नहीं था, ये एक कह सकते हैं साधारण चुनाव था मेरे सामने। मैं देख पा रहा था कि एक बेचैनी थी वो काम करते वक्त कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका ज़्यादा कह सकते हैं रिजल्ट कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाला है। मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा काबिलियत रखता हूँ, तो जब मैं वो काबिलियत रखता हूँ तो मैंने वहाँ से जाने दिया और अब मैं अपने गाँव लौट आया हूँ। मैं मथुरा से हूँ और मैंने सोचा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा का सही उद्देश्य ये है कि जब आप गाँव से निकलते हो, अपने क्षेत्र से निकलते हो, जाओ दुनिया समझो, लौट करके आओ। क्योंकि मैं अपने गांव से शिक्षित निकला हूं तो मैं रोशनी, मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से रोशनी पाया हूं। वो रोशनी मैं ले करके अपने गांव आऊँगा तभी मेरा गांव रोशन होगा। दुर्भाग्य इस देश का ये रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ये रहा है कि गाँव छोड़ो, ज़्यादा पढ़ गए तो शहर छोड़ो, और ज़्यादा पढ़ गए तो देश छोड़ दो। जबकि होना ये चाहिए था कि जाओ विदेश जाओ, आप दुनिया जानो, पर लौट करके आओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ। तो कह सकते हैं उस स्पष्टता को मैंने केंद्र में रख करके ये फैसला लिया और अभी कह सकते हैं कि मैं अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर रहा हूँ। मैं IIT रुड़की से ग्रेजुएट हूँ 2018 में, और 2018 यूपीएससी मेरा निकल गया था। 6 साल मैंने नौकरी की। आई वॉज द यंगेस्ट इन द बैच। तो ये सब करने के बाद मैं फाइनली आज आपके सामने बैठा हूँ। हमारे साथ इस वक्त CGP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन तर्जुमान सौरभ दास मौजूद है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस एहतजाज का क्या मकसद है और कब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। आप कब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे और क्या प्लान है आपका? ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन नहीं आ जाता तब तक हम लोग ये करते रहेंगे प्रोटेस्ट।
क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये एक डेजिग्नेटेड एरिया में प्रोटेस्ट है और पूरा कोऑपरेशन के साथ ये प्रोटेस्ट है। अभिजीत दीपके साहब ने कहा है कि जेल भरो आंदोलन शुरू करें, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, एक सिस्टम, बेटर सिस्टम मांग रहे हैं, एक अकाउंटेबल सिस्टम मांग रहे हैं। इसमें अगर वो जेल भरना चाहते हैं तो जेल भरिए, अब फिर क्या कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जल्दबाजी हो गई थोड़ी सी इस ऐलान करके? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए कि कल देश में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चे इम्तिहान देंगे और आपने मुतालबा कर दिया है कि वो जेल भरो आंदोलन शुरू करें। नहीं, तो हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि जो नीट एस्पिरेंट्स है वो जाके जेल में भरे। हम लोगों ने ये बोला है कि जो अगर चाहती है सरकार हमें जेल में डालने के लिए, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? उनके पास लाठी है, वो चलाएंगे। लेकिन पॉइंट यही है कि संविधान हमें ये अधिकार देता है करने के लिए। कल बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स में जाके करेंगे संघर्ष, हम लोग उनके लिए रोड पे संघर्ष करेंगे। तो कब तक ये आप एहतजाज जारी रखेंगे? ये जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिल जाता। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, रिज़ाइन नहीं करते हैं, तो आगे का क्या प्लान है? प्रोटेस्ट चलते रहेगा। आप उन फैमिली के साथ उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके बच्चे जान की बाजी हार गए हैं? उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे उनको ऑनर भी करने का कोशिश किया, एक छोटा सा जेस्चर था। लेकिन जो हमारा डिमांड है कि सरकार को MP MLA खरीदने से बेटर ये जो फैमिलीज़ है जो एक्चुअली डेट में है, जो एक कर्ज़े में लेके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उन फैमिलीज़ को हेल्प करें 1-1 करोड़ का मुआवजा देके। अभी इस वक्त हमारे साथ दानिश अली जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं GNU के, उनसे हम बात करेंगे कि इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है और ये रोज़ अव्वल से इस प्रोटेस्ट के लिए मुतहर्रिक है और शुरू से इस प्रोटेस्ट में जो है सो रोल अदा कर रही हैं। तो इनसे हम पूछेंगे, मैम जो ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद जगी है जिस मकसद के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है रेजिग्नेशन दे, तो क्या कुछ उम्मीद जगी है? देखिए, उम्मीद तो है क्योंकि इतनी भारी संख्या में हमने देखा कि देश के तमाम कोनों से, अलग अलग राज्यों से, बहुत दूर दूर से छात्र और नौजवान यहाँ पे 6 तारीख को भी आए थे, आज 20 तारीख को भी आए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में भी अपने अपने शहर के सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट किया। तो एक उम्मीद तो बिल्कुल जगी है, क्योंकि ऐसे दौर में जहाँ हम रह रहे हैं कि एक जायज़ सवाल उठाना भी गुनाह करार कर दिया जाता है। सरकार से सवाल पूछने वालों पर तमाम तरह के टैग लगा दिए जाते हैं कि वो एंटी नेशनल है, टेररिस्ट हैं, अर्बन नक्सल है। इस दौर के बावजूद जब इतना क्रैकडाउन पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, तब भी ऐसे लोग, ऐसे छात्र, ऐसे नौजवान इस देश में मौजूद हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने पर तैयार है। और अभी भी हमने देखा कि आज जब हम 20 तारीख को यहाँ पर आए तो सरकार की तरफ से कोशिश की गई, पुलिस की तरफ से कोशिश की गई कि छात्रों को यहाँ से हटा दिया जाए। कभी बिजली का तार काट दिया जाता है, कभी पानी अंदर नहीं आने दिया जाता, कभी छात्रों को बैरिकेड लगा के रोका जाता है। तो ये तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों का डटकर खड़े रहना, इतनी रात को आप देख रहे हैं कि अभी भी छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, तो बिल्कुल एक उम्मीद जगी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दें, हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि देश भर से और भी लोग हमारे साथ आएंगे और भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, जो आपका बुनियादी मुतालबा है कि जो वज़ीर तालीम है वो इस्तीफ़ा दें, तो अगर वो इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो आएगा जो दूसरा शख्स, वो भी उसी सिस्टम से आएगा, उसी पार्टी से आएगा, तो मे भी वो भी करप्शन में डूबा हुआ होगा। तो उस ताल्लुक़ से क्या सोचती हैं आप? देखिए, बिल्कुल जायज़ सवाल आपने पूछा कि हमने देखा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, इसके पहले भी जो शिक्षा मंत्री रहे वो कौन से बड़े अच्छे थे। क्या उनके समय पे पेपर लीक नहीं करवाया जाता था? बिल्कुल होता था, भ्रष्टाचार होता था, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े स्कैम होते थे, बड़ी बड़ी धांधलियाँ होती थी। तो ये तो बीजेपी सरकार का एक ट्रेडिशन ही रहा है कि उनका रोल ही ये है, उनका मकसद ये है कि शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जितने कम लोग शिक्षित होंगे उतने कम लोग उनसे सवाल पूछेंगे और उनकी जो अनसाइंटिफिक बातें होती हैं उसको मानने से इनकार कर देंगे। तो ये तो उनका मकसद रहा ही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे को मांगने की जो डिमांड है हमारी, आप इसको समझिए कि ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना कितना एक बड़ा सिंबलिक जीत होगा कि एक मंत्री को, जो एक निकम्मा मंत्री प्रूव हो चुका है, उसको छात्रों ने, नौजवानों ने मिलकर, आम नागरिकों ने मिलकर मजबूर कर दिया कि उसको जवाबदेही देनी पड़ गई, उसको अपना इस्तीफा देना पड़ गया। क्योंकि बीजेपी की सरकार की हिस्ट्री आप निकालेंगे तो कभी किसी मंत्री ने अपनी जवाबदेही देते हुए किसी
कभी भी कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो आज जो शिक्षा के क्षेत्र में धांधली पे इन्हें इस्तीफ़ा देना यदि पड़ जाता है तो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो गृह मंत्रालय में बैठे लोग हो, चाहे अलग अलग इनके भ्रष्ट मंत्री, जो रेपिस्ट मेंटालिटी के भी लोग इन्होंने सरकार में बिठा के रखे, इन सबको एक एक करके जो है ये इस देश के छात्र, नौजवान और आम नागरिक मिलकर उनसे भी सवाल पूछेंगे, उनके इस्तीफे भी मांगेंगे और सरकार में एक ये ट्रेडिशन पनपेगा कि आप अगर मंत्रालय में बैठे हैं तो आपको काम करना होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको गद्दी छोड़नी। हम इस वक्त मुल्क की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर हज़ारों तलबा अपने हुकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और मुल्क के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो रिज़िग्नेशन दें, वो अपना इस्तीफ़ा दें और मुल्क के तलबा का मुस्तकबिल बचाएं। तो आज आइए हम इसी सिलसिले में यहाँ पर मौजूद आए हुए जो इस एहतजाज में शरीक हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मकसद है, क्या प्लान है और किस माइंडसेट के तहत वो यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हमारे साथ एक भाई हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहिताश है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम लाइक जो नीट का पेपर हमारा जो लीक हुआ जिससे 12 बच्चों ने सुसाइड करने पे मजबूर हुए, और हमारी मांग है कि उनका धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर उन पर अपना बखूबी काम नहीं होता तो अपना इस्तीफा दें। और हमारी सरकार से भी यही डिमांड है कि अगर जो जिस पे काम नहीं होता उसको बर्खास्त किया जाए। अगर उन पे जिसका काम नहीं होता है तो प्लीज़ उनको अपनी नौकरी से और अपनी पोस्ट से अपनी कुर्सी छोड़ें, और ताकि हमारे युवा का जो भविष्य है, जो हमारे प्रिपरेशंस हैं, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें सुधार आए और हम लोग अच्छे से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें। इन एनी केस अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ानामा नहीं देते, वो रिज़ाइन नहीं करते हैं, तो आगे का क्या प्लान है? आप एहतजाज कंटिन्यू जारी रखेंगे? देखो, महात्मा गांधी का देश है ये, महात्मा गांधी के आदर्शों पे चले हुए हम बच्चे हैं, हमने महात्मा गांधी को पढ़ा है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंदोलन ही कभी ना कभी जीत दिलाएगा। और हमें लगता है कि हमें गांधी जी के मार्ग पे चलते चलते कभी ना कभी हमें एक सच्ची जीत का सामना मिलेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अच्छा, मुल्क में कल जो है नीट के जो स्टूडेंट हैं वो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और इसी बीच जो CGP के जो फाउंडर हैं, जो उसके मुअस्सिस और बानी हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि जेल भरो आंदोलन शुरू करो। तो आपको नहीं लगता कि इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? देखो, प्रोटेस्ट की डेट जो थी वो पहले से फिक्स थी, और एग्ज़ाम का ये था कि इनका एग्ज़ाम पहले नीट का लीक हो चुका था। उसके बाद में अभी कल एग्ज़ाम, उन बच्चों से अनुरोध है कि वो प्लीज़ प्रोटेस्ट में ना आए, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, क्योंकि सेकंड टाइम उनको अपना प्रिपरेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई होगी। पहली बार तो लीक हो गया, सेकंड टाइम पे प्लीज़ अपना एग्ज़ाम जरूर दें। एग्ज़ाम देने के बाद में फिर ज्वाइन करें प्रोटेस्ट। अगर कंटिन्यू रहता है, धर्मेंद्र प्रधान अगर हमारा इस्तीफा नहीं देते, तो प्लीज़ अब एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर आना और पहले अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना। अभी तो क्या आपका एहतजाज सिर्फ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान तक महदूद रहेगा, या आगे और भी आप लोग एहतजाज करेंगे? जो मुल्क के सिस्टम जो ख़राब है मुल्क का, उसके ताल्लुक से भी आप एहतजाज करेंगे? देखो, अभी जो हमारा मुद्दा है वो एक एजुकेशन सिस्टम को बिल्डअप करने का और सुधार करने का, उसके ऊपर मुद्दा है। आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता, बट हमारी जो अभी हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो मांग है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। आगे का क्या देश में सुधार कैसे, कहाँ, ये हमने अभी कुछ नहीं सोचा है। बाकी जो एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए हमने सोचा है, उसके लिए हम बखूबी काम कर रहे हैं और उसी लिए हम आंदोलन के लिए यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।